दोस्तों लग जाइए अभी से हमारे साथ यूपीपीसीएल के महादंगल के लिए, और अब की बार में विजय हम आपको दिलाएंगे, इस बार का वादा है। क्योंकि मैं आपको टेक्निकल, कंप्यूटर, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश सभी चीज़ें, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको एकदम बारीकी से पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा। क्वेश्चन जो आपका 200 नंबर का पार्ट होता है और प्लस 50 नंबर का जो कंप्यूटर होता है, तो उसमें क्वालिफाइंग 50 जो कंप्यूटर होता है उसमें क्वालिफाइंग, और जो 200 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मिश्रित, ठीक है। तो इसमें जो मेरिट आपकी बनती है तो उस मेरिट से कम आपका जो है 150 प्लस नंबर आपको मिल जाएंगे हमारे हिसाब से। क्योंकि मैं जो टॉपिक बताता हूँ, जो चीज़ मैं बताता हूँ वो एक्यूरेट रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं फंसने के, क्योंकि हमारी बताई हुई चीज़ सीधी फंसी जाती है जा करके। तो चलिए दोस्तों लग जाइए हमारे साथ। और आज जो पार्ट है वो एल्केलाइन सेल या फिर क्षारीय संचायक सेल ये है, और कल मैंने लेड एसिड बैटरी का पार्ट बताया था, तो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट लेड एसिड के बचे हैं वो मैं पार्ट 3 में बताऊंगा। और उसके बाद आप आज जो है मैं आपको क्षारीय संचायक सेल या एल्केलाइन सेल के बारे में फुल डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को एकदम बर्बाद नहीं करेंगे। तो मेरे बच्चे लग जाइए आज से काम पर, और परीक्षा को ये मत देखिए कि जब वैकेंसी आएगी तब मैं तैयारी करूंगा, तो ये सब गलत है। और हमारे चैनल पर सभी वीडियो आपको फ्री उपलब्ध करवाए जाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लगता है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आशीर्वाद लीजिए अपने माता पिता का, और हमारे साथ जो है काम पर लग जाइए और आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले जो एल्केलाइन सेल होती है, एडिशन सेल, एल्केलाइन जो सेल होती है, एल्केलाइन या क्षारीय संचायक सेल, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक होती है कौन सी? निकिल आयरन, और एक होती है निकिल कैडमियम, ठीक है। निकिल आयरन और निकिल कैडमियम, ठीक है। निकिल आयरन इसी को कहा जाता है निकिल लौह क्षारीय संचायक सेल, संचायक सेल, और इसको कहा जाता है निकिल कैडमियम, निकिल कैडमियम क्षारीय संचायक सेल, ठीक है। तो जो क्षारीय संचायक सेल होती हैं ये जनरली कितने प्रकार की होती हैं? इसके 2 पार्ट होते हैं, 2 प्रकार की होती हैं, और इसमें एक है निकिल आयरन और दूसरी है निकिल कैडमियम। तो मेरे बच्चे जो निकिल आयरन और निकिल कैडमियम है, इनमें दोनों का एक समान क्या होता है? इसमें होती है एक समानता, ठीक है। समानता क्या होती है? इनका दोनों का इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये एक समान होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये दोनों का एक समान होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या है? नंबर 1 पर होता है आसुत जल। क्या होता है? आसुत जल। दूसरे नंबर पर होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और इसकी मात्रा होती है 21% इसके इलेक्ट्रोलाइट में। और तीसरे नंबर पर होता है लिथियम आयन। लिथियम जो होता है, ठीक है, तीसरे नंबर पर जो होता है इसमें लिथियम मिलाया जाता है, और इसकी मात्रा होती है कितनी? 1%, ठीक है। लिथियम मिलाने से क्या होता है? बैटरी की, लिथियम मिलाने से क्या होता है? बैटरी की क्या बढ़ती है? लाइफ बढ़ती है, ठीक है। बैटरी का जीवन काल बढ़ता है। ये इलेक्ट्रोलाइट का मुख्य पार्ट है, और ये आसुत जल इसमें मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। मैंने आपको बताया जो निकिल लौह क्षारीय संचायक सेल होती है और निकिल कैडमियम क्षारीय संचायक सेल होती है, इनमें दोनों का इलेक्ट्रोलाइट एक समान होता है। पिछली बार पेपर में जो आपका मेट्रो का पेपर हुआ था
इसमें ये क्वेश्चन पेपर में आया था। आप लोग पेपर पलट करके देख सकते हैं। यूपी मेट्रो का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि क्षारीय संचायक सेल में KOH का कितना % होता है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षारीय संचायक सेल के इलेक्ट्रोलाइट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो है कितना % होता है। ठीक है, तो इसको आप बढ़िया तरीके से अपना याद रखना, 21%, और ये लिथियम जो है ये 1% मिलाया जाता है। ठीक है, तो एक बात और हम बता सकते हैं कि विश्व की सबसे हल्की जो धातु होती है या पदार्थ होता है वो होता है क्या, लिथियम, Li, और सबसे भारी जो होता है वो होता है ऑस्मियम। ये लिथियम जो होता है, ठीक है, लिथियम सबसे हल्का है, और ऑस्मियम जो होता है ऑस्मियम, ठीक है, ऑस्मियम विश्व की सबसे भारी धातु है और ये सबसे हल्की है। इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग याद रखना। ठीक है, तो ये तो हो गई बात किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की। तो इनमें दोनों का जो इलेक्ट्रोलाइट है ये एक समान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब करते हैं इसके जो एक और समानता इसमें होती है, एक और समानता होती है, वो कौन सी, दोनों जो सेलें होती हैं दोनों की जो प्लेटें होती हैं, ठीक है, जो प्लेटें होती हैं ये किसकी बनती हैं, आयरन की बनती हैं। ठीक है, लोहे की बनी होती हैं दोनों की प्लेटें, और कैसी होती हैं, घुमावदार नलिका, घुमावदार नलिका पाइप। ठीक है, इससे Fe आयरन की बनी हुई होती हैं, और इस जो पाइप होते हैं इनके अंदर और इन दोनों का कंटेनर जो होता है, क्या, कंटेनर जो होता है ये भी किसका बना होता है, आयरन का बना होता है, किसका, लोहे का, Fe, और ये मजबूत होती है बैटरी। ठीक है, इसकी प्लेटें और इसका कंटेनर लोहे के बने होते हैं, और जो पार्ट इसका आंतरिक भाग जो होता है नलियों का और कंटेनर का, इनमें निकिल का क्या करते हैं, लेप लगा दिया जाता है। निकिल का लेप लगाने से फायदा क्या है, इसका क्षरण जो होगा, ठीक है, किसका, लोहे का, जो लोहे का क्षरण होगा इन नलियों का और पाइप का, ये रुक जाता है। ठीक है, क्षरण को रोकने का कार्य करता है, या अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें क्योंकि ये जल डाला जाता है तो इससे क्या होगा, इसके ऊपर जंग लगेगी पाइप के ऊपर, तो इसका क्षरण जो होगा इसका लाइफ कट जाएगा। तो क्या होता है, निकिल का जब लेप कर दिया जाता है तो इसका बैटरी का जो जीवन काल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बात पता चली। अब चलते हैं आगे। दोनों के जो प्लस और माइनस जो प्लेटें होती हैं ये प्लेटें नहीं होती हैं, इसमें नलियों के रूप में ये प्लेटें बनाई जाती है। दोनों का कंटेनर जो होता है ये भी लोहे का बना होता है। ठीक है, ये समानता हो गई। अब देखते हैं कि इन दोनों में प्लेटों का चक्कर क्या होता है दोनों में। तो यहाँ पर देखते हैं, हम दो नहीं, हम आपको तीनों का एक टेबल बना करके दे रहे हैं। इस टेबल से आप लोग बढ़िया से अपना याद रखना। ठीक है, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, इस प्रकार से। तो ये हो गई क्या, सेलें, ये हो गई सेलें, ऑप्लिक बैटरी। ठीक है, और ये हो गई कौन सी, पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट, और ये हो गई नेगेटिव प्लेट। ठीक है, जो पॉजिटिव प्लेट होती है और नेगेटिव प्लेट होती है, तो पॉजिटिव प्लेट किसकी, लेड एसिड सेल की, किसकी, लेड एसिड सेल। लेड एसिड जो सेल होती है इसमें पॉजिटिव प्लेटों की संख्या होती है n और नेगेटिव की होती है n+1। या हम कह सकते हैं कि जो लेड एसिड सेल होती है इसमें अगर इस प्रकार से सेलें लगाई गई तो इसमें बाहर की दोनों जो प्लेटें होंगी वो कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। ठीक है, ये प्लेट होती है, ये प्लेट होती है। ठीक है, बाहर की जो प्लेटें होंगी ये ऋणात्मक होंगी और अल्टरनेट फिर ऋणात्मक होंगी एक के बाद एक। जो इसके फर्स्ट वाले के जो पास में, या फिर हम कहेंगे पहली जो है ऋणात्मक होगी, दूसरी धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक। ठीक है, तो जो सिरा प्लेटें होती हैं किसकी, लेड एसिड बैटरी की, वो कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। ठीक है, जब ऋणात्मक होंगी तो धनात्मक से एक ज्यादा, अर्थात यहाँ से देख सकते हैं ये 2 है और ये 3 है। तो ये जो लेड एसिड बैटरी होती है इसमें प्लेटों की संख्या क्या होती है, धनात्मक टर्मिनल में, ठीक है, n प्लेटें और ऋणात्मक में n+1, अर्थात एक ज्यादा होगी। अब इसके बाद जो निकेल आयरन होती है सेल, ठीक है, निकेल आयरन जो सेल होती है, निकेल आयरन सेल में यह जो बैटरी होती है, बैटरी में प्लेटों की संख्या इसी के समान होती है। ठीक है, लेड एसिड सेल के समान, तो इसमें भी n हो जाएंगी और इसमें हो जाएंगी n+1। अब यहाँ पर
जो निकल आयरन हुआ, ठीक है, इस बैटरी की प्लेटें जो है लेड एसिड बैटरी की भांति होती है। अब अगली बैटरी है आपकी निकल कैडमियम, ठीक है। निकल कैडमियम जो बैटरी होती है इसमें प्लेटों की संख्या इन दोनों की अपेक्षा उल्टी होती है, विपरीत होती है। तो इसमें होती है n+1, धनात्मक प्लेटों की संख्या एक ज्यादा और ऋणात्मक प्लेटों की संख्या एक कम होती है, ठीक है। तो इस टेबल को बढ़िया तरीके से अपना याद रखना और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए जिससे आपको याद रहे। अब अगली बात, जो आपकी निकल लौह क्षारीय संचायक सेल या बैटरी है इसका एक नाम और है क्या, एडिशन, ठीक है। एडिशन सेल के नाम से ये जानी जाती है, ठीक है। और इसमें निकल आयरन और निकल कैडमियम दोनों बैटरियों की जो लाइफ होती है, इनका जीवन काल जो होता है, ठीक है, जीवन काल जो होता है वो कितना होता है, जीवन काल इनका होता है औसतन कितना, औसतन 5 ईयर, ठीक है, कितना 5 ईयर, 5 वर्ष इनका जीवन काल होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जैसे कि यहाँ बैटरी की जो प्लेटें होती हैं ये लोहे की बनी होती है, ये बात मैंने बता दी। अब इसमें एक शब्द आया है क्या, निकल। इसका उपयोग करते हैं जंगरोधी के लिए, ठीक है, जंगरोधी के रूप में निकल का उपयोग किया जाता है। और जो निकल होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, निकल का परमाणु क्रमांक होता है 28, ठीक है, जंगरोधी धातु है। और लोहे के साथ अगर इसको हम किसी अन्य, ठीक है, किसी अन्य धातु के साथ मिलाते हैं, ठीक है, मिलाते हैं तो वह जंगरोधी बन जाती है, ठीक है। अगर हम किसी भी धातु के साथ अगर निकल को मिला देंगे, ठीक है, वो कैसी बन जाती है, वो स्वयं अपने आप में ही जंगरोधी बन जाती है, ठीक है। अब इसमें आपका लेड आया है, ये परमाणु क्रमांक हो गया आपका निकल का। अब लेड आया है, लेड का मतलब पीबी, लेड एसिड सेल में जो लेड आया है इसमें लेड का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 82। इसके बाद आया है आपका लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, ये तीसरे नंबर पर होता है। पहला होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है हीलियम, तीसरा होता है लिथियम, ठीक है। और इसके बाद आपका Sn, इसको कहते हैं हम टिन, ठीक है, टिन आया है। तो टिन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, टिन का परमाणु क्रमांक होता है 50, याद रखना। अभी एक और आपको मिलेगा Hg पारा, ठीक है। तो जो Hg पारा होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 80। कल मैंने कुछ जब लेड एसिड सेल के बारे में बता रहे थे तो वहां भी नाम आया था इसका, जर्मेनियम का, इसका होता है परमाणु क्रमांक 32। और जो सिलिकॉन होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है कितना, 14। तो ये अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसमें से जर्मेनियम का और सिलिकॉन का कई बार पूछा जा चुका है, नंबर है इन सब का, ठीक है। तो ये सब आ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। जो निकल आयरन जो सेल होती है, बैटरी होती है, ठीक है, इसकी आउटपुट वोल्टेज कितनी होती है, कौन सी, आउटपुट, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज। और निकल कैडमियम बैटरी की आउटपुट वोल्टेज जो सेल होती है, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज, इसका आउटपुट जो वोल्टेज होगा और इसका आउटपुट वोल्टेज होगा, इसमें से दोनों का आउटपुट वोल्टेज लिख सकते हैं आप लोग। जो निकल आयरन सेल होती है इसका आउटपुट वोल्टेज जो होगा ये कितना होगा, ये 1.36 वोल्ट होता है। और इसका निकल कैडमियम का जो आउटपुट वोल्टेज होता है ये 1.25 वोल्ट होता है, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छी तरीके से अपना तैयार रखना। अब चलते हैं आगे। इनको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको मैं बता रहा हूँ, तो अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेना। और ये आपकी परीक्षा में इनमें से कोई ना कोई टॉपिक निश्चित रूप से ही फंस जाएगा जाके। तो यहाँ पर जो है सबसे कम
वोल्टता की जो सेल होती है वो कौन सी है? सबसे कम वोल्टता की सेल, सबसे कम वोल्टता की सेल, ठीक है, किसमें आपको बतानी है? द्वितीयक में, द्वितीयक सेलों में, ठीक है। इसके बाद किसमें बतानी है? प्राथमिक में, ठीक है, प्राथमिक सेल में। अभी फिलहाल बताइए कि सबसे कम वोल्टता की सेल कौन सी होती है? किसमें? द्वितीयक सेलों में। तो जो सेकेंडरी सेल होती है उसमें सबसे कम वोल्टता की सेल होती है सिल्वर कैडमियम। कौन सी? सिल्वर कैडमियम। इसकी वोल्टता कितनी होती है? याद रखना 1.1 होती है, ठीक है। इसकी आउटपुट वोल्टेज 1.1। अब सबसे अधिक वोल्टता की सेल ये कितनी होती है? ये मतलब कौन सी सेल होती है? ये होती है लेड एसिड बैटरी, ठीक है, लेड एसिड सेल कह सकते हैं, लेड एसिड सेल। इसकी आउटपुट वोल्टेज कितनी होती है? 2.2, इस वाले की जस्ट 2 गुनी, ये बात याद रखना, ठीक है। अब प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं, तो प्राथमिक सेल में सबसे कम वोल्टता की सेल, ठीक है, सबसे कम वोल्टता की सेल इसमें कौन सी होगी? और सबसे अधिक वोल्टता की सेल ये कौन सी होगी? तो सबसे कम वोल्टता की जो सेल होगी ये होती है आपकी मरकरी सेल। कौन सी? मरकरी सेल। और ये होती है लिथियम सेल, ठीक है, ये होती है आपकी लिथियम सेल, ठीक है, लिथियम सेल और मरकरी सेल। तो इसमें मरकरी सेल की जो वोल्टेज होगी 1.35 वोल्ट और इसकी होती है कितनी? 2.95 वोल्ट। और इसको जो है बैटरी के ऊपर जो है +3 वोल्ट लिखा हुआ आता है। तो अब यहाँ से इनके अलावा कुछ क्वेश्चन और बनते हैं कि सभी प्रकार की सेलों में सबसे कम, ठीक है, सभी प्रकार की सेलों में सबसे कम वोल्टेज किसका होता है? तो सभी प्रकार की सेलों में जितनी भी सेलें हैं सभी प्रकार की सेलों में सबसे कम, ठीक है, वोल्टता वाली सेल जो होती है वो सिल्वर कैडमियम होती है। इसकी वोल्टेज होती है 1.1। अब इसके बाद पूछा गया कि सभी प्रकार की सेलों में जितनी भी सेलें हैं, ठीक है, सभी प्रकार की सेलों में सबसे उच्च वोल्टता वाली सेल कौन सी है? तो वो होती है कौन सी? लिथियम सेल, ठीक है, लिथियम आयन भी इसको कह देते हैं। जो मोबाइल की जो सेल होती है वो सेकेंडरी होती है, उसमें लिथियम मिलाया जाता है उसके जीवन काल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जो बाइक वगैरह में वर्तमान में जो आ रही ड्राई सेल आ रही है, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी आती है, उस पर भी Li लिखा रहता है। Li मतलब होता है लिथियम, ठीक है। तो लिथियम आयन सेल आती है, तो उससे लिथियम के मिलाने से उसका जीवन काल जो है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो जनरली जो लेड एसिड सेल होती है इसका जीवन काल 2 वर्ष से कितना होता है? 5 वर्ष तक होता है, ये बात याद रखना। और इसका जीवन काल जो लिथियम आयन सेल होती है इसका जीवन काल जो है जनरली कितने वर्ष से होता है? जो लिथियम आयन सेल होती है इसका जीवन काल अभी मैंने बताया था कुछ ही देर पहले 5 वर्ष औसतन होता है, ठीक है। चलिए अब बटन सेल, ये कौन सी सेल होती है? इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नंबर आया बटन सेल का। तो बटन सेल कौन कौन सी सेल होती है? बटन सेल के नाम से कौन सी सेल जानी जाती है? ठीक है, जो बटन सेल होती है सबसे पहली बात तो ये बटन सेल का बड़ा भाग, बटन सेल का बड़ा भाग जो होता है ये कैसा होता है? धनात्मक होता है, ठीक है, बड़ा भाग धनात्मक होता है। और ये बटन सेल का कौन सी सेल? बटन सेल, ठीक है, बटन सेल का बड़ा भाग धनात्मक होता है। और जो बड़ा भाग होता है बटन सेल का वो किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील का, किसका? बेदाग इस्पात का बना होता है, ठीक है, बेदाग इस्पात का, और ये धनात्मक होता है, ठीक है। और इसका ऋणात्मक भाग वो किसका बना होता है? वो भी इसी का कैप होता है, बेदाग इस्पात का, ठीक है, इसी का ये कैप के रूप में होता है। और ये पार्ट होता है छोटा जो कि होता है निगेटिव, ठीक है। अब चलते हैं जो सेलें हैं उनका संयोजन। तो सेलों का संयोजन करते हैं। तो
तो सेलें जो होती हैं उनकी प्लेटों को हम श्रेणी में लगाएंगे, समांतर में लगाएंगे, उसके बाद श्रेणी समांतर में लगाएंगे। प्लेटों का संयोजन, प्लेटों को कोई भी जो बैटरी है, ठीक है, बैटरी बनाने के लिए जो इसके अंदर प्लेटें होती हैं, क्या प्लेटें होती हैं, तो बैटरी की प्लेटों को हम 3 प्रकार से संगठित कर सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इसमें जो होता है बैटरी की प्लेटों को हम 3 प्रकार से संगठित कर सकते हैं। पहला होता है सभी प्लेटों को किसमें, श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी में, सभी को समांतर में और सभी को मिश्रित में, ठीक है, मिश्रित क्रम में। अब जब सभी प्लेटों को समांतर क्रम में हम क्यों लगाते हैं, जब सभी सेलों को जब हम समांतर क्रम में लगाएंगे तो बैटरी की बढ़ती है क्या, वोल्टेज। जब सभी सेलों को हम श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो बढ़ता है क्या, वोल्टेज, ठीक है। जब हम सेलों को श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो बढ़ता है वोल्टेज, क्या होता है, इंक्रीज। और धारा क्या होती है, धारा रहती है क्या, समान, ठीक है, धारा रहती है समान और बढ़ता है वोल्टेज। जब हम सभी सेलों को समांतर क्रम में लगाएंगे तो जितने वोल्ट की एक सेल होगी सभी सेलों का संयुक्त बैटरी का वोल्टेज उतना ही होगा। तो इसमें धारा का मान बढ़ता है, धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है, और वोल्टेज जो होती है, ठीक है, ये वोल्टेज जो होती है ये क्या होती है, वोल्टेज रहती है समान, ठीक है। समान वोल्टता प्राप्त करने के लिए तथा उच्च धारा, समान वोल्टता तथा उच्च धारा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, या कम वोल्टता तथा उच्च धारा प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न सेलों को किस प्रकार से संगठित करेंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में। फिर अगला क्वेश्चन उसने पूछ दिया कि कम धारा, ठीक है, यह कम धारा उच्च वोल्टता की एक बैटरी हमारे पास है, इसमें विभिन्न सेलें किस क्रम में जुड़ी होंगी, तो विभिन्न सेलें भाई साहब श्रेणी क्रम में जुड़ी होंगी, ठीक है। अब मिश्रित क्रम में, ठीक है, मिक्स फॉर्म में, ठीक है, मिश्रित क्रम में जो प्लेटें अगर जुड़ी होंगी तो इसमें धारा और वोल्टता, ठीक है, धारा और वोल्टेज दोनों का वैल्यू क्या होगा, उच्च होगा। तो दोनों का वैल्यू, जब धारा और वोल्टता दोनों का वैल्यू हमको बढ़ाना है तो प्लेटों को हम कैसे लगाते हैं, श्रेणी और समांतर दोनों क्रम में लगाते हैं, ठीक है। श्रेणी और समांतर दोनों क्रम में इसको फिक्स कर दिया जाता है, यह स्थापित किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अब इनके बारे में, हो जाए धारा का मान। अगर तुम्हारा सेल जो है वो कैसी है, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ी गई तो विभिन्न सेलों को अगर मान करके चलिए इस क्रम में अगर जोड़ दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग बहुत ही बारीकी से इसको समझिएगा, नहीं तो आपको बहुत परेशानी होगी। ये फॉर्मूले जो है जल्दी से लोग पकड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। हमको इसमें क्या क्या बनाना है, आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, इसके बाद संपूर्ण प्रतिरोध, इसके बाद कुल विद्युत वाहक बल, कुल ईएमएफ, इसके बाद परिपथ में प्रवाहित धारा, ठीक है। और आपको यही चीज ज्ञात करनी है, धारा का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बैटरी बनाई गई इसमें ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, और ये लगाया गया एक रेजिस्टेंस, बाहरी लोड प्रतिरोध होता है ये, ठीक है, एक लोड रेजिस्टेंस के रूप में इसको लगा दिया गया। ये एक प्रतिरोध है और ये लोड प्रतिरोध के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ कोई वस्तु मान सकते हैं कि लगी हुई है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लोड प्रतिरोध। अब इसका ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध R1, ये हो गया E1, ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध R2, ये हो गया E2 विद्युत वाहक बल, और आंतरिक प्रतिरोध R3 और विद्युत वाहक बल हो गया E3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पूछा गया है कि कुल आंतरिक प्रतिरोध जो श्रेणी में विभिन्न सेलें जुड़ी हैं तो इनका टोटल जो है इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा। तो श्रेणी में हम प्रतिरोधों को क्या करते हैं, सीधे सीधे डायरेक्टली जोड़ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस आपस में जोड़ लेंगे। अर्थात जब बहुत सारे प्रतिरोध होंगे तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, जितने रेजिस्टेंस होते हैं उनका काउंटिंग n नंबर, और इसी में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रेजिस्टेंस का, क्योंकि सभी का रेजिस्टेंस समान है। समानता की स्थिति में जब एक समान वोल्टेज की जो है, ठीक है, एक समान वोल्टेज की अगर यहाँ पर जो है एक समान वोल्टेज की विभिन्न सेलें अगर स्थापित की गई हैं, कोई बैटरी बनाई गई है, तो हम क्या करेंगे, इसमें बैटरी में प्रतिरोधों की संख्या n, बैटरी में प्रतिरोधों की संख्या n
और प्रतिरोध का वैल्यू कितना है, तो ये हो जाएगा NR। इसके बाद संपूर्ण प्रतिरोध क्या हो जाएगा। अब इसको हम देख रहे हैं कि ये परिपथ हमारा धारा प्रवाह का मार्ग जब एक ही होता है तो उसमें जितने भी रेजिस्टेंस मिलते हैं उनको सबको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा संपूर्ण प्रतिरोध हो जाएगा तुम्हारा क्या है NR प्लस कैपिटल R, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। अब EMF क्या होगा, जैसे मैंने आपका रेजिस्टेंस निकाला है ऐसे EMF भी सभी जुड़ जाएंगे क्योंकि धारा का मार्ग एक ही है। तो EMF क्या हो जाएगा NE, ये इसका हो जाएगा EMF। तो NE ये इसका हो गया EMF। अब चलते हैं निकालते हैं परिपथ में धारा। तो धारा हम कैसे निकालेंगे, जरा इधर आते हैं। तो ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR, ठीक है। तो V इक्वल टू IR ये कहता है ओम का नियम। थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, हम इसको इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, इतना हम साफ कर दे रहे हैं। अब क्या करते हैं, ओम का नियम कहता है I इक्वल टू V अपान R, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका V है इसको बदल दीजिए आप किसमें, संपूर्ण विद्युत वाहक बल में, तो ये हो जाएगा आपका NE। और रेजिस्टेंस को किसमें बदल दीजिए, संपूर्ण प्रतिरोध में, तो ये हो जाएगा आपका NR और प्लस R, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को पेपर में कई बार पूछ लिया गया है। तो इसमें परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा NE बटे, ठीक है, NR प्लस कैपिटल R, ये हो गया आपका फॉर्मूला किसका, परिपथ में धारा प्रवाह का। जो इधर से धारा जा रही है और इधर से वापस आ रही है, ये धारा प्रवाह होगा। जो लोड में धारा जा रही है वो इतनी जा रही है। इसी फॉर्मूले को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। ऊपर वाले भाग में और नीचे वाले भाग में दोनों में हम स्मॉल n से भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो इधर R बचेगा और इधर जो है कैपिटल R अपान n ये बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एम्पियर में संपूर्ण धारा I बराबर इतना आपका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये चीज आप लोग बढ़िया से समझ लिए हैं कि नहीं, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो अब बताते हैं हम आपको कौन सा क्रम, समांतर क्रम। इस प्रकार से हम लोग इसमें धारा ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये मान करके चलिए ये दिया गया 2 वोल्ट, ये दिया गया 2 वोल्ट, ये दिया गया 2 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 0.2, ये 0.2, ठीक है, 0.2 इस प्रकार से दिया गया। लोड रेजिस्टेंस का मान लीजिए जो RL है, लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू है, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू मान लीजिए कि 4 ओम दिया गया है, ठीक है। और ये सभी आंतरिक प्रतिरोध हैं। तो क्या आप अब परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को ज्ञात कर सकते हैं? जी हाँ। वो कैसे, मैं बताता हूं। इसी परिपथ के अनुसार हम परिपथ में धारा का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे ज्ञात होगा, जो NR है ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, कितने रेजिस्टेंस, 1 2 3, तो हम कर देंगे 3 इंटू 0.2, तो 3 दूनी हो जाएगा 0.6 यहाँ, ठीक है। और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा NR प्लस कैपिटल R, तो ये 0.6 प्लस हम ये वाला और जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 4.6 हो गया, ठीक है। तो 4.6 ओम हो गया तुम्हारा इंटरनल मतलब टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। टोटल प्रतिरोध तुम्हारा हो गया इतना 4.6। अब EMF हम निकाल लेंगे, तो श्रेणी क्रम में सभी वोल्टेज को जोड़ लेंगे। टोटल EMF जो है NE होगा, कितनी यहाँ पर सेलें लगी, 1 2 3, ठीक है। तो 3 इंटू n का मान 2 है, ये E का मान 2 दिया गया है प्रत्येक E का, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 दूनी 6 वोल्ट। अब हम निकालेंगे परिपथ में धारा I इक्वल टू NE बटे क्या NR प्लस कैपिटल R, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 और बटे, और ये वैल्यू आपने पहले से ही फाइंड कर ली थी कितनी 4.6। अब इसमें हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 10 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंश और हर में, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 46। अब इसी को हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद जो भी प्राप्त होगा आपका ये एम्पियर में आपके परिपथ की धारा, ठीक है। इस प्रकार से विद्युत जब विभिन्न सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो विभिन्न सेलों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो और उसमें एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.2 और लोड प्रतिरोध जो है वो 4 ओम है और परिपथ में 3 सेलों का उपयोग किया गया है, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, इसको हम इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं हम किस पर, ये हो गया आपका श्रेणी क्रम। अब चलते हैं समांतर क्रम पर, ठीक है। समांतर क्रम पर चलते हैं। जो पैरेलल क्रम होता है, समांतर क्रम जो होता है, तो समांतर क्रम में हम इसको किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। समांतर क्रम में यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम विभिन्न सेलों को कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है।
विभिन्न सेलों को जोड़ देते हैं समांतर क्रम में। इस हिसाब से हम बहुत सारी सेलों को जोड़ लेंगे। इसमें क्या होगा, ईएमएफ का मान नो चेंज, तो यहाँ जोड़ दिया जाएगा क्या, एक लोड प्रतिरोध, ठीक है। और इसमें ये R1 R2, ठीक है, R3 विद्युत भाग बल एक ही रहेगा और धारा का मान जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ से जब हम, ठीक है, ये ईएमएफ तो बदलेगा नहीं और ये हो जाएगा तुम्हारा RL लोड प्रतिरोध। तो यहाँ से जो धारा आपकी आएगी आई, ये कितनी बनेगी, जाके धारा यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा कितना। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा समांतर क्रम में, स्मॉल r इक्वल टू क्या, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कौन सा, कुल आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे कितना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 1/RN, ये हो जाएगा ना, ठीक है, RN। तो इसको अगर हम इसको हम सभी को अगर हम टोटल अगर निकालेंगे तो ये 1/R इक्वल टू निकलेगा, ठीक है। टोटल अगर हम निकालेंगे तो ये निकलेगा कितना, R बटे N, टोटल रेजिस्टेंस आपका बनेगा जाके इतना, ठीक है। तो ये कुल रेजिस्टेंस या कुल प्रतिरोध तुम्हारा आंतरिक प्रतिरोध इतना हुआ। अब संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है, संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जोड़ लेंगे कौन सा, RL का वैल्यू। सबसे पहले ये लिखेंगे कितना, R/N प्लस RL, ये हो गया टोटल समांतर रेजिस्टेंस और ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस, जितना तुम्हारा ये लोड और ये वाला सब जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम EMF निकालेंगे, ठीक है। EMF कितना होगा, ये आपका एक समान ही रहेगा, ये नो चेंज है। अब निकालेंगे धारा का मान, परिपथ में धारा, ठीक है। तो परिपथ में जो धारा, ये चीज ज्ञात करनी है, I इक्वल टू V/R से हम ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत भाग बल को पहले लिख दिया जाएगा, अब इसके बाद हम टोटल ये रेजिस्टेंस, संपूर्ण रेजिस्टेंस लिख देंगे R/N और प्लस कैपिटल R। तो इसको हम N का इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया, दूसरा N का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, E बटे R बटे, ठीक है, R प्लस NR/N। अब इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये टोटल आपका करंट क्या बनेगा, I बराबर NE बटे कितना, R प्लस NR। ये फॉर्मूला आपका है समांतर क्रम के लिए। ये किस में है, समांतर में। जब विभिन्न सेलों को समांतर में जोड़ी जाएंगी, ठीक है, तो उसमें धारा प्रवाह जो होगा वो I इक्वल टू NE बटे स्मॉल r प्लस कैपिटल N कैपिटल R, ये होगा। अगर श्रेणी में जोड़ी जाएंगी, ठीक है, तो श्रेणी में जोड़ी जाएंगी तो क्या होगा, तो होगा I बराबर NE बटे कितना हो जाएगा, NR प्लस कैपिटल R। तो फॉर्मूला आपका ये बनेगा जाके, ठीक है। अब चलते हैं किधर, अब चलते हैं हम लोग किसके पास, मिश्रित क्रम के पास। तो मिश्रित क्रम, जैसे कि यहाँ पर समांतर क्रम जब बनाया गया है, तो समांतर क्रम में जो वोल्टेज होता है, ठीक है, ये वोल्टेज जो होता है ये रहता है समान, धारा का मान बढ़ जाता है। और श्रेणी क्रम में जब सेलों को जोड़ते हैं तो वोल्टेज का मान बढ़ता है, धारा का मान समान रहता है। और यहाँ से देखते हैं इसमें धारा और वोल्टेज दोनों, जब मिश्रित क्रम में इनको जोड़ा जाता है तो इसमें परिपथ में कुल प्रतिरोध जो बनेगा जाके, ठीक है, कुल प्रतिरोध जो बनेगा ये कितना हो जाएगा, हम सबसे पहले श्रेणी का लेंगे तो NR और समांतर का लेंगे तो अपान M कर देंगे, ठीक है। तो टोटल कौन सा, ये हो गया तुम्हारा कौन सा, आंतरिक प्रतिरोध, और इसी में हम जोड़ देंगे कौन सा, लोड रेजिस्टेंस। तो ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, EMF जोड़ेंगे, ठीक है, EMF। तो टोटल EMF कितना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्रेणी में EMF को जोड़ा जाएगा। तो श्रेणी में जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा NE। अब इसके बाद जब समांतर लेंगे तो इक्वल बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद हम निकालेंगे परिपथ में धारा I इक्वल टू, तो जो मिश्रित क्रम में, श्रेणी समांतर क्रम में जब सेलों को जोड़ा गया है तो धारा कैसी हो जाएगी, I इक्वल टू V/R से हम लोग निकाल लेंगे। V कितना है, NE बटे R कितना हो गया आपका, NR बटे M प्लस RL। तो इसको हम जब फाइंड सही रूप से लिखेंगे, M का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा NE बटे NR प्लस M RL बटे M। अब इस M का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा क्या, R बराबर MN E बटे NR प्लस MRL। ये आपका हो गया फॉर्मूला। ये किसका हो गया, मिश्रित क्रम में, किसमें,
मिश्रित क्रम में जुड़ी, ठीक है, जुड़ी सेलों से बनी बैटरी के परिपथ में प्रवाहित धारा। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला हो गया। तो बोलो बढ़िया से समझ गए या नहीं? अब चलते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन हैं छोटे छोटे से, उनको बताना है। तो बच्चे लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पेन से कापी पर, जो आपको किसी भी परीक्षा में बहुत ज्यादा काम करेंगे। और इसी के पीछे में न्यूमेरिकल आपको टुमेरोकल करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो परीक्षा में बहुत ज्यादा उठाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है, एक सेल का जो ईएमएफ है, ठीक है, एक सेल का ईएमएफ जो है, ये ईएमएफ जो दिया है ये कितना है? 2 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, एक सेल का ईएमएफ है 2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध जो दिया गया है क्या? स्मॉल आर। आंतरिक प्रतिरोध है 0.2 ओम और लोड प्रतिरोध इसका दिया गया है, लोड प्रतिरोध 0.8 वोल्ट। आरएल का वैल्यू दिया गया है 0.8 वोल्ट। तो परिपथ में, बैटरी के परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया है, इसमें ये तो कहा नहीं है न श्रेणी का न समांतर का। जब कुछ भी नहीं बोलता है परिपथ में तो हम किससे निकालते हैं? श्रेणी वाले से। ठीक है, श्रेणी क्रम से उसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? श्रेणी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है, क्या हो जाएगा? NE/NR प्लस कैपिटल R। तो I इक्वल टू हो जाएगा, N का मान कुछ दिया ही नहीं है तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात वही चीज रखेंगे। 1 × 2/1 × 0.2 प्लस कितना? RL का वैल्यू कितना रखेंगे? 0.8 रखेंगे। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? I इक्वल टू 2 ये हो जाएगा तुम्हारा 0.2, इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1.0, अर्थात 2 एम्पीयर परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। एक सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है और लोड प्रतिरोध 0.8 ओम है। तो बाहरी परिपथ में प्रवाहित धारा, तो बाहरी परिपथ में जो प्रवाहित धारा होगी, जो लोड रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस है उस साइड में जो धारा जाएगी, ये कितनी जाएगी? परिपथ से होकर के 2 एम्पीयर की धारा जाएगी। इसका अगर चित्र बोले बनाने के लिए तो चित्र कैसे बन जाएगा? चित्र बनेगा कुछ इस पोजीशन में, यहाँ पर ये आरएल लग जाएगा। इस परिपथ में जो है धारा जाएगी कितनी? 2 एम्पीयर की धारा जाएगी। ये ईएमएफ यहाँ पर 2 वोल्ट दिया गया है, ठीक है, इक्वल टू स्मॉल आर बराबर 0.2 है और कैपिटल आर बराबर जो है, कैपिटल आर बराबर कितना दिया गया है? 0.8। इसका सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, हो गया सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक नई शुष्क जो बैटरी होती, जो सेल होती है, उसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है कितना होता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? नई शुष्क सेल, ठीक है, नई शुष्क सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, सॉरी, आउटपुट जो वोल्टेज होता है ये कितना होता है? ये बैटरी कौन सी बैटरी पूछने की बात कर रहा है? ये बैटरी जो पूछ रहा है, जो हम लोग मार्केट में जो लाते हैं, जो क्लॉक घड़ी में जो हम डालते हैं, ठीक है, उस सेल की यहाँ पर बात कर रहा है। तो प्रत्येक नई जो शुष्क सेल होती है, इसका वोल्टेज कितना होता है? 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट की ये एक सेल आती है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन भी निकल करके आता है सामने। अगर उसने कह दिया किसी परिपथ में, ठीक है, किसी परिपथ में, किस परिपथ में? श्रेणी में। किसी श्रेणी परिपथ में 6 सेलें हैं, ठीक है, 6 सेलें लगी हैं और एक सेल को विपरीत क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ का कुल वोल्टता, परिपथ की कुल वोल्टता कितनी होगी? वोल्टता बराबर क्वेश्चन मार्क। जैसे कि कहा है, इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल का ही है। तो बच्चे लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग किस में लिखेंगे? कमेंट बॉक्स में लिख करके
भेज दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन जो है ये लिखा है कि जो नई शुष्क सेल होती है उसके कंटेनर पर, ठीक है, या कंटेनर के आंतरिक भाग में हम किसका लेप लगाते हैं, तो अभी मैंने बताया था जिंक, ठीक है, ZIN, ठीक है, CK, जिंक, ZINK, ठीक है। जिंक का हम लेप लगाते हैं, ये जेड लिख देते हैं कभी कभी, तो जिंक का हम लेप लगा देते हैं, ठीक है। और निकेल का भी हम लेप इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। जिंक का लेप लगाने से क्या होता है, इसकी लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। एडिशन सेल की बड़ी, देखिए जो एडिशन सेल होती है, ठीक है, एडिशन सेल अभी मैंने आपको जैसे बताया था, जो एडिशन सेल होती है इस सेल का नाम क्या है, निकेल आयरन। तो इसकी बॉडी जो है किसकी बनी होती है, किसकी बताएंगे आप, लोहे की। और इस पर किसका लेप लगाया जाता है, लोहे की बॉडी बनी होती है और लेप लगाया जाता है किसका, निकेल का। तो निकेल लेपित लोहे की बॉडी बनी होती है, ठीक है। तो एडिशन सेल की जो आउटपुट वोल्टेज होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है कितनी, 1.21। ये क्या होती है, ग्रेविटी होती है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ये याद रखना, 1.2 वोल्ट। एयरक्राफ्ट में हम किस बैटरी का यूज करते हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट में हम किस, एयरक्राफ्ट का मतलब है विमान, ठीक है। तो विमानों में हम किस बैटरी का उपयोग करते हैं, इसी बैटरी का, सबमरीन में, विमान में, सैटेलाइट में, इनमें सभी में इसी बैटरी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल होता है, कौन सा, वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल, ठीक है, वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल होता है, इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वोल्टेज होगा, ठीक है, जो वोल्टेज प्राप्त होता है ये कितना होता है, किस सेल का, वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल का, ये 1.018 वोल्ट, कितना, 1.018 वोल्ट होता है। ये बात आप नोट कर लीजिए। जो ड्राई सेल होता है इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, जैसे कि कौन सा, निकेल आयरन और निकेल कैडमियम, ये ड्राई सेल होती है, इसी का नाम है क्या, एडिशन सेल। इनका आंतरिक प्रतिरोध जनरली कितना होता है, इनका आंतरिक प्रतिरोध होता है 0.2 ओम से 0.5 ओम, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस को कम किसके द्वारा किया जाता है, मैंने बताया था लिथियम मिला करके, ठीक है, लिथियम इसके इलेक्ट्रोलाइट में मिला दिया जाता है, या इसका इलेक्ट्रोलाइट जो है लिथियम से बनाया जाता है मिला करके, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आसुत जल, इनको मिलाकर के बनाया जाता है, तो इसका जीवन काल जो है बढ़ जाता है, ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सोलर सेल की आउटपुट वोल्टेज कितनी होती है, ठीक है, कौन सी सेल है, सोलर, ठीक है, सोलर सेल की आउटपुट जो वोल्टेज है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज कितनी होती है, सोलर सेल की आउटपुट वोल्टेज होती है 0.26 वोल्ट, ठीक है, ये अपना याद रखना। और सोलर सेल का निर्माण जो है किसके द्वारा किया जाता है, सिलिकॉन के द्वारा। सिलिकॉन क्या है, ये एक अर्धचालक है, ये क्या है, सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन एक कैसा सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक, कैसा सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसी को क्या कहा जाता है, शुद्ध, ठीक है, शुद्ध या नेज अर्धचालक कहा जाता है। तो सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ इसको नोट कर लेना अपना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सैटेलाइट में पावर सप्लाई का माध्यम क्या होता है। जो सैटेलाइट होता है, क्या, सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट जो होता है इसमें सप्लाई का पावर सप्लाई का, ठीक है, जो पावर सप्लाई होती है, पावर सप्लाई का माध्यम क्या है, पावर सप्लाई का माध्यम पूछा गया है। पावर सप्लाई का माध्यम क्या है, सोलर सेल,
ठीक है। सोलर सेल इसके पावर सप्लाई का माध्यम है। सोलर सैटेलाइट क्योंकि हम अंतरिक्ष में लगाएंगे। अगर सैटेलाइट को हमको स्थापित करना है तो हम किस में स्थापित करते हैं? पृथ्वी की भू-स्थिर उपग्रहों को कहाँ स्थापित किया जाता है? पृथ्वी की कक्षा में। कहाँ पर? पृथ्वी की कक्षा में, ठीक है। और इसकी गति कितनी होती है? सैटेलाइट की जो गति होती है वो पृथ्वी की गति के बराबर, या जिस ग्रह की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, ठीक है, उस ग्रह की गति के बराबर हम स्थापित करते हैं। वैसे जनरली पृथ्वी की गति के बराबर इसकी गति होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैटरी में प्रति सेल प्रतिरोध जो है ये 0 कितना? एक बैटरी में प्रति सेल, ठीक है, प्रति सेल आंतरिक प्रतिरोध है 0.1 ओम, ठीक है। अगर किसी भी बैटरी में 3 सेलें जुड़ी हैं, सेलों की संख्या कितनी है? सेल बराबर 3, सेलों की संख्या 3 है, तो बैटरी का कुल, एक बैटरी बनाई गई है, इसमें श्रेणी क्रम में क्या सेलों को स्थापित किया गया है, 3 सेलें लगा दी गई हैं, ठीक है। अब ये इसके टर्मिनल हो गए, ये इसका कंटेनर हो गया, 3 सेलें लगाएंगी, प्रत्येक का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, आंतरिक जो प्रतिरोध है वो कितना है? 0.1 ओम है। तो टोटल 1 2 3 टोटल जब श्रेणी में जुड़ी है तो टोटल कितना हो जाएगा? 3R, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है NR होगा। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 3 × 0.1 = 0.3 ओम, टोटल रेजिस्टेंस होगा इतना। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, एक बैटरी में प्रति सेल प्रतिरोध जो है, आंतरिक प्रतिरोध है 0.1 ओम, ठीक है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? तो आंतरिक प्रतिरोध होगा 0.3 ओम। लेड एसिड सेल का औसत जीवन काल जैसे कि भी बताया गया 2 वर्ष से 5 वर्ष होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक लेड एसिड बैटरी का जब उपयोग ना किया जाए, ठीक है, जब उपयोग में नहीं है कोई लेड एसिड बैटरी, तो उसको हम नियमित कितने समय के बाद चार्ज करते हैं, ठीक है, या हम कितने समय के बाद उसको चार्ज करते रहना चाहिए जिससे कि बैटरी का क्षरण ना हो, ठीक है। और जब हम बैटरी को लंबे समय तक छोड़ देते हैं या चार्ज नहीं करते हैं तो बैटरी जो है पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाती है, उसकी प्लेटें जीर्ण होने लगती हैं। तो बैटरी की क्षमता जो है वो खत्म ना हो, तो हम बैटरी को कितने समय के बाद, ठीक है, हम उसको चार्ज कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए, एक लेड एसिड बैटरी का उपयोग में नहीं लिया जा रहा है तो इसे औसतन कितने समय में एक बार चार्ज करना चाहिए? तो मेरे बच्चे इसको याद रखना आप, होता है ये क्या? 6 वीक, कितना? 6 वीक, 6 सप्ताह, ठीक है। 6 सप्ताह में बैटरी को एक बार चार्ज कर देना चाहिए। अर्थात अगर ये क्रिया नहीं की गई तो हम क्या करते हैं? ट्रिकल चार्जिंग पर लगाते हैं बैटरी को, ठीक है, ट्रिकल चार्जिंग पर बैटरी को लगाते हैं। अब ये ट्रिकल चार्जिंग क्या आ गया बीच में? चलिए ट्रिकल चार्जिंग के बारे में बताते हैं। ट्रिकल चार्जिंग को निम्न दर चार्जिंग के नाम से जाना जाता है। क्या? ट्रिकल जो चार्जिंग होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? निम्न दर चार्जिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें जो चार्जिंग की दर होती है, संपूर्ण जो प्रवाहित धारा होती है उसकी 2% से 3% होती है। 2 से 3% इसमें धारा सप्लाई देकर के बैटरी को चार्ज किया जाता है। और इससे होता क्या है कि ट्रिकल चार्जिंग से, ठीक है, ट्रिकल चार्जिंग से बैटरी के आंतरिक क्षतिपूर्ति होती है, ठीक है। जितना इसमें लॉसेस होता है बैटरी में लंबे समय पर रखने के बाद, तो क्या करती है ये ट्रिकल चार्जिंग के द्वारा वो क्षतिपूर्ति होती रहती है, तो बैटरी खराब नहीं होती है, ठीक है। किसी भी लेड एसिड बैटरी में हम इलेक्ट्रोलाइट कब डालते हैं? जब इलेक्ट्रोलाइट प्लेटों से नीचे हो जाता है तो हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। और कितना इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं? इतना डालते हैं कि उसकी प्लेटें पूर्णतः डूब जाएं, ठीक है। ट्रिकल चार्जिंग पता चला, ये एक निम्न दर चार्जिंग है। इसको जो है हम 2 से 3% जो संपूर्ण धारा उसकी चार्जिंग की धारा है जितनी होती है, जितनी उसमें प्रवाहित हो रही है, उससे 2 से 3% की धारा देकर के हम चार्जिंग पे लगा देते हैं। और ट्रिकल चार्जिंग को जो है बैटरी के आंतरिक क्षतिपूर्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं बैटरी की दक्षताओं पर।
तो यहाँ देखते हैं कि बैटरी जो अभी आप आज का जो टॉपिक था वो कौन सा था, एल्केलाइन। कौन सा था, एल्केलाइन सेल या बैटरी। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है क्या, क्षारीय संचायक बैटरी या सेल। ठीक है, क्षारीय संचायक सेल। तो क्षारीय संचायक जो सेल होती है, इसकी कोई भी बैटरी होती है तो उसकी दो प्रकार की दक्षता होती है, एक होती है एम्पियर घंटा और एक होती है वाट घंटा। एक बात हम हमेशा याद रखना, एम्पियर घंटा दक्षता जो है वाट घंटा दक्षता की अपेक्षा हमेशा ज्यादा होती है। सॉरी, एम्पियर घंटा दक्षता जो होती है, एम्पियर घंटा दक्षता हमेशा वाट घंटा दक्षता से अधिक होती है। तो जो क्षारीय संचायक सेलें हैं, इसमें चाहे आपका कौन सा निकिल आयरन रहे, चाहे आपका निकिल कैडमियम रहे, तो दोनों की जो एम्पियर घंटा दक्षता है ये कितनी होती है, लगभग 80%। ठीक है, और वाट घंटा जो दक्षता होती है ये कितनी होती है, 60%। ये बात अपनी याद रखना बढ़िया से। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी लेड एसिड सेल होती है, ठीक है, कौन सी, लेड एसिड सेल। ठीक है, जो लेड एसिड सेल होती है इसकी दक्षता कितनी होती है, इसमें भी दो प्रकार की दक्षताएं होती हैं, एम्पियर घंटा और वाट घंटा। जो एम्पियर घंटा दक्षता होती है इसकी कितनी होती है, 85 से 85% से 95%, और ये होती है 75% से 85%। ठीक है, तो इनको अपना बढ़िया तरीके से याद रखना है, ये किसी भी परीक्षा में हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अब एक बात और, जो एम्पियर घंटा दक्षता होती है और वाट घंटा दक्षता होती है, इसमें इसका एम्पियर घंटा दक्षता में और वाट घंटा दक्षता में क्या संबंध है, तो एम्पियर घंटा दक्षता वाट घंटा दक्षता से हमेशा ज्यादा होती है और वाट घंटा दक्षता कम होती है। ठीक है, दक्षता गुणांक, अगर दक्षता गुणांक अगर बोला जाए, ठीक है, दक्षता गुणांक, क्या, दक्षता गुणांक, तो दक्षता गुणांक का मान हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता, सॉरी 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। क्या होता है, 1 से अधिक होता है दक्षता गुणांक का मान। अब बैटरी की दक्षताओं के फॉर्मूले क्या बनेंगे, इसको अपना बढ़िया से नोट कर लेना बच्चे लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो बैटरी की जो दक्षताएं होती हैं उनका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बैटरी की जो प्रतिशत दक्षता होती है, ठीक है, बैटरी की जो प्रतिशत दक्षता होती है, प्रतिशत दक्षता बराबर हम लोग कौन सी दक्षता लिख सकते हैं, जो दक्षता है कौन सी, एम्पियर घंटा प्रतिशत एम्पियर घंटा दक्षता बराबर, ठीक है, एम्पियर घंटा चार्ज डिस्चार्ज बटे चार्ज। ठीक है, एम्पियर घंटा डिस्चार्ज बटे एम्पियर घंटा क्या, चार्ज इनटू 100। ये हो गया तुम्हारा पहला फॉर्मूला। ठीक है, तो जो डिस्चार्ज होगा और चार्ज, ये हो गया आउटपुट, ये हो गया इनपुट। ठीक है, आउटपुट बटे इनपुट फॉर्मूला होता ही है। इसके बाद होती है वाट घंटा प्रतिशत वाट घंटा इफिशियंसी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज इफिशियंसी WH, वाट घंटा दक्षता। इसको कैसे दर्शाया जा सकता है कि वाट घंटा में आउटपुट, ठीक है, वाट घंटा डिस्चार्ज, ठीक है, वाट घंटा में डिस्चार्ज बटे वाट घंटा चार्ज। ठीक है, वाट घंटा चार्ज इनटू 100। एक फॉर्मूला और है, उसको लिखा जा सकता है कैसे कि जो परसेंटेज इफिशियंसी है, ठीक है, वाट घंटा इक्वल टू एम्पियर घंटा, ठीक है, एम्पियर घंटा दक्षता इनटू एम्पियर घंटा दक्षता इनटू आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। क्या, आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं, इनको बड़े आराम से आप याद कर लेना। ये वाट घंटा दक्षता, ये एम्पियर घंटा दक्षता। एक बात याद रखना, एम्पियर घंटा दक्षता सदैव वाट घंटा दक्षता से ज्यादा होती है। कौन सी ज्यादा होती है, ये वाली। ठीक है, तो बच्चे लोग हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और इसमें आशा रहती है कि किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक ना छोड़ा जाए। तो मेरे बच्चे, आप
हो सके तो अपने मित्रों के पास, कम से कम आप जितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, कम से कम अपने मित्रों के साथ, 2-2 मित्रों के साथ हमारा वीडियो शेयर कर दीजिए। क्योंकि जो मैं 1 या 1.5 घंटे जो मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो इसमें जो जितना मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे जा करके, हमारा बताया हुआ क्वेश्चन निश्चित रूप से ही फंसेगा। जैसे मैं बैटरी का चैप्टर ये कंप्लीट कर रहा हूँ, अब मैं कंटिन्यू जितने भी टेक्निकल के जो टॉपिक होते हैं, जो चैप्टर होते हैं, हम चैप्टर वाइज पूरा का पूरा निःशुल्क फ्री यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। और आप लोग हमारे वीडियो, अगर आप दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है, गरीब हैं या दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, तो भी आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से ही हो जाएगा। क्योंकि आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और हमारा वीडियो बिल्कुल मिस मत करिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।